Hello, welcome to face classes. Today we are going to discuss the Earth in the solar system. आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियोग्राफी क्या होती है और जियोग्राफी के अलग अलग ब्रांचेस के बारे में देखा था, जियोग्राफी क्यों और कैसे पढ़नी है। आज हम उसी सीरीज में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और अर्थ से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड, स्टार्स यानी तारे, कॉन्स्टिलेशंस जिसे सितारों का झुरमुट कहा जाता है, सितारों का समूह, पोल स्टार, प्लैनेट्स, ग्रह, सोलर सिस्टम सौर परिवार, सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा, एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड, उल्कापिंड, गैलेक्सी और यूनिवर्स के बारे में देखेंगे। देखते हैं हम लोग सबसे पहले सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। सेलेस्टियल बॉडीज जिसे हिंदी में खगोलीय पिंड कहा जाता है, खगोलीय पिंड। कभी आपने शाम के टाइम पे जब सूरज डूब चुका होता है तो आपने आसमान में जरूर देखा होगा सितारे चमकते हुए, और कुछ ही देर में अगर खुला आसमान है, बादल नहीं है, तो पूरा आसमान चमकते सितारों से भर जाता है। ये सितारे और इन सितारों के बीच चमकता हुआ चांद, ये तमाम चीजें सेलेस्टियल बॉडीज है। अगर सेलेस्टियल बॉडीज की हम डेफिनेशन देखें तो सेलेस्टियल बॉडीज द सन, मून and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। यानी कि सूरज, चांद और तमाम ऑब्जेक्ट्स, वो तमाम वस्तुएं जो रात के समय हमें आसमान में चमकती हुई प्रतीत होती हैं, दिखाई पड़ती हैं, ये सब की सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सन जो हमारे सोलर सिस्टम का हेड होता है और इसके साथ 8 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट्स हैं। ये सब के सब सेलेस्टियल बॉडीज है। सेलेस्टियल बॉडीज में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम होता है स्टार्स यानी कि तारे। स्टार्स या तारे ये साइज में बड़े होते हैं, बिग साइज, एंड टेम्परेचर इनकी हॉट होती है, बहुत ही गर्म होते हैं। ये गैस के बने होते हैं। जो स्टार्स होते हैं ये गैस के बने हुए होते हैं और इनकी अपनी खुद की लाइट और खुद की हीट होती है। इनका जो ऊष्मा है, ये जो प्रकाश है, ये इनका खुद का होता है, ये स्वयं प्रकाशित होते हैं। इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार्स कहते हैं। हमारा जो सन है ये एक प्रकार का सेलेस्टियल बॉडी है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टलेशंस के बारे में। कॉन्स्टलेशंस मैंने बताया सितारों का झुरमुट, यानी कि कई सारे सितारों का जो समूह होता है, जो वो वेरियस पैटर्न्स बनाते हैं आसमान में, आकाश में, इन्हीं को हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर ये इसी तरह के दो कॉन्स्टलेशंस हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं। अगर आप नॉर्थ की साइड में देखें तो आपको 2 स्टार्स दिखने को मिलेंगे और उसी के सीध में कुछ दूरी पर आपको नॉर्थ पोल दिखाई देगा। यहां पर आप देखेंगे कि 7 स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे। 7 स्टार्स आपको देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, ये सातों स्टार मिलकर सप्तऋषि हैं। इन्हें ऐतिहासिक तौर पर सप्तऋषि यानी 7 सेजेस, 7 साधु कहा गया है। ठीक है, इन्हीं सप्तऋषि की सहायता से हम लोग नॉर्थ पोल को लोकेट कर सकते हैं। पोल स्टार, नॉर्थ पोल को ही पोल स्टार कहा जाता है। एंशियंट टाइम से ही डायरेक्शंस जानने के लिए, दिशा का निर्धारण करने के लिए लोग तारों की सहायता लेते थे। जो नॉर्थ स्टार है ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन। इसी नॉर्थ डायरेक्शन में जो स्टार है इसी को पोल स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल में स्थित है। ये हमेशा आसमान में सेम पोजीशन पर होता है। पोल स्टार जो है ये सप्तऋषि
जो 7 स्टार थे, 7 स्टार्स, इसकी सहायता से हमें पोल स्टार देखा जा सकता है, हम देख सकते हैं उसे। अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी खुद की हीट या खुद की लाइट नहीं होती है, बल्कि इनकी जो लाइट होती है वो किसी स्टार के जरिए से होती है। दे आर लिट बाई लाइट ऑफ द स्टार्स, यानी कि वो किसी और तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इन्हें हम प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट्स और स्टार्स में यही एक मेजर डिफरेंट है कि प्लैनेट्स जो होते हैं इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन स्टार्स की खुद की लाइट होती है। साथ ही साथ इनका हीट जो है प्लैनेट्स का, वो किसी न किसी स्टार से बोरो किया जाता है। तो इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ना खुद की हीट होती है, और स्टार्स की हीट खुद की होती है। प्लैनेट शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वांडरर्स, यानी कि घूमने वाले। इसका मतलब क्या है? घूमने वाले, चारों ओर घूमने वाले। हमारा सन और इसके साथ इसके 8 प्लैनेट्स, ये सब के सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं, और ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये जो स्टार्टिंग के चारों हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे सन से बहुत नजदीक हैं। वहीं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो चारों प्लैनेट्स हैं इन्हें हम आउटर प्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रह, इसको आंतरिक ग्रह बोलेंगे हिंदी में, इसको हम आंतरिक ग्रह बोलेंगे। ये जो स्टार्स, सन स्टार है हमारा, और इस स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं, 4 ग्रह इनर प्लैनेट है और 4 ग्रह आउटर प्लैनेट है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इनर प्लैनेट है, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये आउटर प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स को जो लाइन डिवाइड करती है, जो बेल्ट डिवाइड करता है, उसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। एस्ट्रॉयड क्या होता है अभी अगली स्लाइड में देखेंगे हम। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। इतनी बात आप यहां ध्यान रखिए। प्लैनेट जो होता है, हमारी जो अर्थ है ये भी एक प्लैनेट है जिस पर हम लोग रहते हैं। अर्थ की जो हीट है या जो लाइट है ये सब के सब सन से मिलती है। क्यों? क्योंकि सन ही हमारा नियरेस्ट स्टार है। जब हम अर्थ को दूरी से देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये चांद की तरह दिखता है। अगर हम चांद पे जाएं तो ये चमकता हुआ, शाइनिंग, चांद की तरह चमकता हुआ दिखेगा। क्या वजह है इसकी? क्योंकि इसकी रोशनी जो है ये हमें सन से मिल रही होती है। एक टर्म होता है एस्ट्रोनॉमर्स, खगोल शास्त्री। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र, यानी कि ग्रहों के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं, उसका जो ज्ञान रखते हैं, उन्हें ही हम खगोल शास्त्री कहते हैं। ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट नाइट स्काई। रात की तारीकी में इंसानों को घूरना बहुत अच्छा लगता है। जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करते हैं इन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आर्यभट्ट हमारे प्राचीन भारत के इसी तरह के एक फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं, जिन्होंने स्टार्स और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज का स्टडी किया, और उन्होंने कहा कि मून और दूसरे प्लैनेट्स जो हैं ये सब के सब सूरज की लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं। सैटेलाइट, जिसे उपग्रह बोला जाता है, उपग्रह, मून, चंद्रमा, ये हमारा पृथ्वी का एक उपग्रह। मून, जिसे हम आसमान में देखते हैं, ये एक सैटेलाइट है। ये हमारे अर्थ का ही एक साथी है, कंपेनियन है, साथी है, जो इसके चारों तरफ घूमता रहता है। हमारे अर्थ की तरह ही जो 7 अदर प्लैनेट्स हैं, दूसरे प्लैनेट्स हैं, ये सब अपनी हीट और अपनी लाइट ये सन से पाते हैं। इसलिए उनके भी कुछ मून्स हैं, कुछ स्टार्स, कुछ मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, जिन्हें
हम देखते हैं। सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार, हमारा जो सन है और इसके 8 ग्रह, सैटेलाइट और जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज हैं एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड्स की शक्ल में, ये सब के सब मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। हम इसे सोलर फैमिली भी बोलते हैं, सौर परिवार, सौर मंडल या सौर परिवार। और इसका जो हेड होता है वो सन होता है। हमारे परिवार का, सौर परिवार का हेड सन होता है। देखिए सन बिल्कुल बीच में है और इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मरकरी का ये चक्कर है, ये वीनस की लाइन है, अर्थ और ये मार्स। सबका अपना अपना रास्ता है और सब अपने रास्ते पर चलते हैं। इसी तरह से ये चारों इनर प्लैनेट्स और चारों आउटर प्लैनेट्स, ये सब के सब अर्थ का चक्कर लगाते हैं। जो इनर प्लैनेट्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं और जो आउटर प्लैनेट्स हैं ये गैसियस फॉर्म में है या तो ये लिक्विड फॉर्म में है। ये बात याद रखने की है कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं ये या तो गैसियस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, और जो इनर प्लैनेट्स हैं ये सब के सब रॉक्स, सॉलिड रॉक्स के बने हुए हैं। ओके, अब सूर्य के बारे में हम लोग देखते हैं, सन के बारे में, कि हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके बिल्कुल सेंटर में आता है सन। आप इसमें ध्यान से देखें कि सन जो है ये सेंटर में है और इसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। हमारा जो सन है ये हॉट गैसेस से मिलकर बना है और इसमें कूलिंग फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम में तमाम चीजों को सन अपनी तरफ खींचे हुए है। सन हीट और लाइट का अल्टीमेट सोर्स है, यानी कि ये इसके अलावा और कोई दूसरा सोर्स नहीं है। लेकिन ये जो हीट है ये हमें महसूस नहीं होती है क्योंकि हमारा ये सबसे नियरेस्ट स्टार तो है लेकिन हमसे बहुत दूर है। अगर हम देखें तो अर्थ और सन के बीच की दूरी 150 मिलियन यानी 15 करोड़ किलोमीटर तक दूरी है हमारे सन और अर्थ की। प्लैनेट्स जो है हमारे 8, इनको याद करने का, मेमोराइज करने का एक छोटा सा फॉर्मूला एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसका हर एक जो पहला लेटर है इससे हम लोग अलग अलग प्लैनेट्स को याद रख सकते हैं सीक्वेंस वाइज, सन से दूरी के हिसाब से। माई से मरकरी है, वेरी से वीनस, एफिशिएंट से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व्ड से सैटर्न, अस से यूरेनस, नट से नेपच्यून। ये याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। आप लोग इसकी सहायता से 8 प्लैनेट्स को सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं। प्लैनेट्स जो होते हैं ये सूरज का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और इनका एक फिक्स्ड रास्ता होता है। ये जिस रास्ते पर ये लोग चलते हैं ये रास्ते की शेप जो है ये इलोंगेटेड होती है। ये बिल्कुल सर्कल में नहीं चक्कर लगाते हैं बल्कि इलोंगेटेड होते हैं। इसी इलोंगेटेड पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट, जिसे हिंदी में कक्षा कहते हैं। मरकरी जो है ये हमारे सन का सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है और इसको 88 दिन 88 डेज लगते हैं ऑर्बिट का पूरा चक्कर लगाने में। वेनस जो अर्थ की ट्विन कही जाती है, ये साइज और शेप में चूंकि अर्थ के बराबर होती है इसलिए इसको अर्थ की ट्विन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे प्लूटो के बारे में। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लेनेट है, लेकिन पहले 2006 तक इसको प्लेनेट समझा जाता था। लेकिन 2006 के अगस्त में एक मीटिंग होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जिसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है ये दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह है, जैसे सेरस है और 2003 यूबी 313। ये जो प्लैनेट्स, ये जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, इसी तरीके से प्लूटो भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है, इसलिए इसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया था। हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के करीब। पहला सबसे जो है वो मरकरी है, दूसरा वीनस और तीसरा अर्थ। अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो अर्थ हमारी 5वीं सबसे बड़ी प्लैनेट है। अर्थ की जो शेप है ये जियोइड शेप में है, यानी कि जो इसका पोल है, इसका जो पोल है ये पोल पर फ्लैट है। आप ये देखेंगे चपटा दिख रहा है, ठीक है, अंडाकार होता है। इसी वजह से इसको जियोइड शेप बोलते हैं, यानी कि अर्थ के जैसा, यानी भू
आब, जियोइड का मतलब भू आब, यानी कि पृथ्वी के जैसी शक्ल वाला, पृथ्वी के समान आकार वाला। अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि अर्थ एक ऐसा ग्रह है जिस पर लाइफ सपोर्ट करता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जिस पर लाइफ सपोर्टिंग कंपोनेंट्स पाए जाते हों। अर्थ हमारी जो ना तो बहुत ज्यादा हॉट है ना ही बहुत ज्यादा कोल्ड है, और यहाँ पर दो चीजें पाई जाती हैं, एक वाटर है, दूसरा एयर। ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो पाया है। और एयर भी ऐसी है जो लाइफ सपोर्टिंग गैस उसमें है, जैसे ऑक्सीजन, इससे लाइफ सपोर्ट होता है। इसी वजह से अर्थ को हम यूनिक प्लेनेट भी कहते हैं। अर्थ जो है ये एक यूनिक प्लेनेट है क्योंकि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा जितने सारे प्लेनेट्स हैं वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। साथ ही साथ अगर हम आउटर स्पेस से अर्थ को देखें तो ये ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमारी जमीन का जो 2/3 पार्ट है ये वाटर से घिरा हुआ है। यही वजह है कि इसे हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। तो ब्लू प्लेनेट, यूनिक प्लेनेट, दोनों इसको हम कहते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। मून, मून क्या है? मून एक सैटेलाइट है, और अगर देखा जाए तो मून हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है। जैसे अर्थ हमारी सन के चक्कर लगाती है, ऐसे ही मून जो है वो हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है। और आप अगर इसको देखें तो हमारी जमीन के साथ साथ चांद भी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे ये पेन है, अगर पेन को हम इसको ऐसे घुमाएं इसकी निब पर, ठीक है, इसकी निब पर अगर हम पेन को घुमाते हैं तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन। इसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो हमारी अर्थ और हमारा जो मून है ये रोटेट करते हैं, यानी इसकी एक्सिस पर जो इसकी निब होती है उस पर ये घूमते हैं। साथ ही साथ हमारा जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगाता है, घूमता है उसके चारों तरफ। और इसी तरह से चांद जो है ये अर्थ के चारों तरफ घूमती है। इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। रेवोल्यूशन, रिवॉल्व करती है अर्थ या चांद, रिवॉल्व करती है। रोटेट यहां करती है, रोटेशन में रोटेट करती है, यानी कि अपने एक्सिस पर घूमती है। ठीक है, जो मून है, चंद्रमा, ये हमारे अर्थ का ओनली सैटेलाइट है, यानी हमारे अर्थ का कोई दूसरा और सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, ये 1/4 यानी 1/4, 1/4 हमारे अर्थ का है इसकी साइज। और ये हमें बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है इस वजह से क्योंकि हमारे प्लेनेट के बहुत ही करीब है। दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के मुकाबले में ये हमारे अर्थ के बहुत करीब है। अगर इसकी दूरी देखी जाए तो 3,84,400 किलोमीटर हमारे जमीन से ये दूर है। हमारा जो मून है ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है 27 दिन में। ठीक है, और सेम इसको टाइम लगता है इसको अपने एक्सिस पर रोटेट होने में, सेम टाइम लगा 27 डेज। यही वजह है कि हम लोग चांद का एक ही भाग देख पाते हैं, क्योंकि जब चांद अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हमारी अर्थ भी रिवॉल्व कर जाती है। हमारी जो मून है यहां पर लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस नहीं। ठीक है, यहां पर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं इसके सरफेस पर। यही वजह है कि हमें चांद पर शैडो दिखता है। एक बहुत ही रोचक तथ्य है, नील आर्मस्ट्रांग नाम के एक व्यक्ति ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा 20 जुलाई 1969 को। आपका एक होमवर्क देता हूं मैं, आपको यह पता लगाना है कि वो कौन भारतीय थे, पुरुष या महिला, जिन्होंने सबसे पहले चांद पर कदम रखा। यह आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने बता दिया कि सबसे पहले पूरी दुनिया में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था। आपको यह बताना है कि कौन भारतीय है जिन्होंने चांद पर सबसे पहले कदम रखा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट, जिसे मानव निर्मित उपग्रह भी कहा जाता है, ये एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, यानी कि कृत्रिम, लोग इसको इंसान बनाते हैं। साइंटिस्ट इसको डिजाइन करते हैं और इसका मकसद क्या होता है? टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका मोटिव होता है। इसके जरिए से रॉकेट्स भी लॉन्च किए जाते हैं और फिर अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस कर दिया जाता है। बहुत सारे इंडियन सैटेलाइट्स हैं, जैसे इनसैट है, IRS है, एजुसैट। इनसे एजुकेशन के लिए काम किया जाता है। एजुसैट एजुकेशन के लिए, यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से जो स्टडीज होती हैं, पढ़ाई होती है। इसके अलावा मौसम के बारे में भी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हम पूरे ब्रह्मांड का स्टडी भी करते हैं इससे। ये देखिए एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाता है। पहले
रॉकेट लॉन्च किया जाता है, जब ये ऊपर जाता है तो इसका पिछला पार्ट जो है टूट के जमीन पर गिर जाता है, थोड़ा और आगे जाता है तो इसका सेकंड पार्ट भी टूट कर गिरता है, और लास्ट में बचता है इसका सैटेलाइट, जो कि ऑर्बिट में जाके प्लेस हो जाता है और वहां से स्टडी करता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है एस्ट्रॉइड, जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगर स्टार्स और प्लैनेट्स के अलावा, सैटेलाइट्स के अलावा देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हमें आसमान में दिखाई पड़ते हैं जो सूरज के चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। एस्ट्रॉइड जो है ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। मैंने मैप में दिखाया था मार्स और जुपिटर के बीच में। यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि यहां पर मार्स ग्रह है और यहां जुपिटर है, इन दोनों के बीच में छोटे 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 शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, इसे ही एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। एस्ट्रॉइड की शेप कुछ इस तरह की होती है। दूसरा जो हम इंपॉर्टेंट चीज स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट की बात देखेंगे वो है मेटेरॉइड, जिसे हम हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं। कभी आपने सुना होगा टूटते तारों के बारे में जो इस शेप में होते हैं। ये एक्चुअली छोटे छोटे प्लैनेट्स के टूटे हुए टुकड़े होते हैं जो आसमान में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और कभी कभी वो अर्थ की तरफ मूव करते हुए आते हैं। जब वो अर्थ की तरफ आते हैं तो हवा के घर्षण से उसमें लाइट पैदा हो जाती है, जो आप देख रहे हैं चमकता हुआ, जलता हुआ, क्योंकि वो घर्षण होता है हवा से, रगड़ पड़ने की वजह से वो जलने लगते हैं, और जब वो जमीन की तरफ आते हैं तो इसे ही हम मेटेरॉइड कहते हैं। अब एक टॉपिक है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? हमारा जो स्टार है सन, हमारा स्टार कौन सा है? सन। इस तरह के हजारों करोड़ों बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और ये सारे स्टार्स मिलकर, क्लाउड्स और डस्ट मिलकर, गैसेस मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं। सन एक स्टार है, और इस तरह से हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में जो स्टार्स हैं वो सब मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं, और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज यानी लाखों गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग अर्थ पर रहते हैं। अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है। ओके, ये प्लेनेट जो है ये सोलर सिस्टम का पार्ट है, यानी सन का पार्ट है। सन क्या है? एक स्टार है। इस तरह के मिलियंस ऑफ स्टार्स मिलकर क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं, और उसके बाद मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनते हैं। यूनिवर्स, तो यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है कि हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक आज भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक आवर इनिशिएटिव and comment below, and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much.